ये क्लास भी आपकी पिछली क्लास की तरह हिंदी क्लास होने वाली है। 18 जनवरी 2023 को सीटेट द्वारा पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन को हम यहाँ कवर करेंगे और देखेंगे कि गद्यांश और काव्यांश के आधारित कौन से क्वेश्चन जो हैं हमें पूछे गए थे और उनके आधार पे हम अपने भविष्य में आने वाले क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, निर्देश दिया है कि 1 से 9 तक के प्रश्न को आपको गद्यांश के आधारित जो प्रश्न उनको करना है। तो मैं गद्यांश पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन करने में आसान प्रयास करेंगे। कल्पनाशीलता बच्चों का नैसर्गिक गुण है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि वे दुनिया में हम बड़ों द्वारा बनाए गए कायदों को नहीं जानते। न जानना या कम जानना उनकी कल्पनाशीलता की उड़ान को पंख देता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कल्पनाशीलता की जगह यथार्थ लेने लगता है, क्योंकि चाहे अनचाहे वह दुनिया के प्रचलित कायदे मानने लगता है। छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर संवेदनशील न हो तो कल्पनाशीलता को हाशिए पर ढकेलने की अजानी शुरुआत छोटी क्लास से ही हो जाती है। अब सवाल यह है कि कल्पनाशीलता को बचाना इतना जरूरी क्यों है। हमारे वक्त के जरूरी कवि विनोद कुमार शुक्ल अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि माँ अक्सर कहती थी, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यह कल्पना ही तो है। जीवन में सब ठीक नहीं होता, लेकिन मनुष्य के पास सब ठीक हो जाने की कल्पना न हो तो यथार्थ का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जीवन के प्रति विनोद जी की समझ का सहारा लेते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों देखिए, मैं इसको जो है क्लियर कर दे रहा हूँ, थोड़ा मैं देख ले रहा हूँ बुक से क्या दिया है कि बच्चों कार उड़ सकती है। बच्चों, यहाँ पे देखिए कट करूँगा तो आप देख लीजिएगा। ये देखिए मैं कट कर रहा हूँ। बच्चों कार उड़ सकती है, लेकिन यथार्थ में उड़ने से पहले उसे कल्पना में उड़ना होगा। तो ये आपका गद्यांश रहा। इसके आधार पे पहला क्वेश्चन करेंगे हम। दिया कि गद्यांश के आधार पर बच्चों की कल्पनाशीलता बाधक है। अभी आप सभी जानते हैं कि पहला देखिए, बड़ों द्वारा बनाए नियमों की जानकारी न होना। बी है बड़ों द्वारा बनाए नियमों की जानकारी कम होना। सी बड़ों द्वारा बनाए नियमों की अधिक जानकारी होना। या डी बड़े द्वारा बनाए नियमों की उपेक्षा करना। तो इन सभी के आधार पर आपको मैं बता दूँ कि बड़े द्वारा बनाए नियमों की अधिक जानकारी होना बच्चों की कल्पनाशीलता में बाधक है। फिर बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, जो दिया है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक में कौन सा गुण अति आवश्यक है। कल्पनाशील होना, विषय पर आधारित अधिकार, संवेदनशील होना या कलाकार होना। तो आप सभी जानते हैं, अभी हम लोग पीछे गद्यांश में पढ़े भी हैं कि जो है विषय पर अधिकार होता है। क्या होता है? विषय पर अधिकार जो है संवेदनशील होना अति आवश्यक है। क्या है? संवेदनशील होना अति आवश्यक है। विषय पर अधिकार नहीं, संवेदनशील होना। क्या होना? संवेदनशील होना अति आवश्यक है। तो संवेदनशील जो है, इसका ऑप्शन जो है वो टिक कर लेंगे, जो बी नंबर का ऑप्शन है। फिर हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, जो दिया है कि सब ठीक हो जाएगा के पीछे कौन सा भाव छिपा है। आशा, निराशा, प्रसन्नता या उत्साह। तो आप सभी जानते हैं आशा। क्या हो जाएगा? आशा है कि सब ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होता है, लेकिन किंतु आशा है कि ठीक हो जाएगा। चौथा है बच्चों कार उड़ सकती है, लेकिन यथार्थ में उड़ने से पहले उसे कल्पना में उड़ना होगा। से तात्पर्य है कि जब तक कल्पना नहीं करेंगे तब तक उसे पूरा करने का प्रयास नहीं होगा। बी यथार्थ से अधिक आवश्यक कल्पना करना है। सी यथार्थ और कल्पना में कोई संबंध नहीं है। डी कल्पना करना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जो आप ए वाला ऑप्शन देखेंगे तो उसे आप समझ जाएंगे, जब तक कल्पना नहीं करेंगे तब तक उसे पूरा करने का प्रयास नहीं होगा। फिर बात करेंगे पांचवा, नैसर्गिक शब्द में प्रत्यय है। तो मैं बताया हूँ कि शब्द ये है तो उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो यहाँ प्रत्यय पूछा है, तो प्रत्यय आप जानते हैं कि सर्गिक में इक आएगा। क्या आएगा? इक आएगा। देखिए आप, इक, नैसर्गिक में इक जो है ये आपका प्रत्यय है। इसका मतलब होता है प्राकृतिक या स्वाभाविक। फिर बात करेंगे छठवें क्वेश्चन की, जो दिया है कि समूह से भिन्न शब्द युग में है। तो शब्द युग में जो भिन्न है उसको छाटना है। चाहे अनचाहे, दिन रात, जैसे जैसे, अच्छा बुरा। तो ध्यान दीजिए, जैसे जैसे भिन्न जो है ये आपके अलग हो जाएंगे। यही आपका गद्यांश में नहीं दिया है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। सत्रहवें की बात करें तो दिया है कि संज्ञा शब्द है। क्या है? कल्पनाशील, संवेदनशील, नैसर्गिक या कल्पनाशीलता। तो कल्पनाशीलता। क्या हो जाएगा? नैसर्गिक शब्द क्या है? कल्पनाशीलता। आप सभी जानते हैं कि नैसर्गिक शब्द क्या है? कल्पनाशीलता है। फिर बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि कल्पनाशीलता बच्चों का नैसर्गिक गुण है। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। देखिए नैसर्गिक, इसमें देखिए कल्पनाशीलता बच्चों का, अब यहाँ ये जो नैसर्गिक है इसको अंडरलाइन किया हुआ था प्रश्न में, जो मैं नहीं कर पाया था, तो ये अंडरलाइन है। तो नैसर्गिक की जगह आपको क्या यूज़ करना है?
देखिए इस पे आप प्राकृतिक यूज करेंगे। क्या करेंगे? प्राकृतिक। नैसर्गिक मतलब जो प्रकृति से हमें प्राप्त हो वो नैसर्गिक कहते हैं। बात करेंगे 9वें क्वेश्चन की। जो दिया गद्यांश के आधार पर कल्पनाशीलता को बचाना इसलिए ज़रूरी है ताकि ए हम एक बेहतर कलाकार बन सकें, बी हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें, सी हम बहुत प्रसिद्ध चित्रकार बन सकें, या डी हम यथार्थ से पलायन कर सकें। तो क्या सही हो जाएगा? देखिए बी वाले ऑप्शन को, हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें, यही जो है आपको कल्पनाशीलता को बचाने के लिए जरूरी है। कब? गद्यांश के आधार पर। फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन से पहले हमें मिल गया है काव्यांश, जिसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महकी कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। तो आप सभी इस काव्यांश को पढ़ लिए होंगे और काव्यांश के पढ़ने के आधार पे हम अपने पहले क्वेश्चन करेंगे जो 10वें नंबर का है। दिया कि कविता के आधार पर बताइए कि प्रकृति में क्या परिवर्तन आया है। ए है आपका आम पर बौर आ गई है, बी है आपका ढाक के सारे पत्ते झड़ चुके हैं, और सी है कौवा गीत गा रहा है, और डी है कटहल झड़ चुके हैं। तो मैं बता दूं, आप जब कविता पढ़े हैं तो क्या है? आम पर बौर आ गई है, ये कविता में साफ बताया गया है। फिर बात करते हैं कि कविता में दल शब्द का अर्थ है। कविता में दल शब्द का क्या अर्थ है? पत्ते। क्या हो जाएगा? पत्ते। दल शब्द का क्या अर्थ है? पत्ते। बात करेंगे 12वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि कोयल मतवाली क्यों हो गई है। तो ए आपका दिया है कि आम के पेड़ बौर से लद गए हैं, बी है सोने की किरणें हर तरफ फैल गई हैं, पीपल के दल झड़ चुके हैं, ढाक के दल झड़ चुके हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आम के पेड़ पर बौर लद गए हैं तो कोयल जो है मतवाली हो गई है। तो आम के पेड़ पर बौर जो लद जाने से कोयल मतवाली हो गई है। 13वां की बात करेंगे तो कटहल के पकने पर उसकी गंध अब डैश की जगह कैसी लगती है? तीखी, मीठी, विषाक्त या मधुर। तो कैसी लगती है? मीठी लगती है। क्या लगती है? मीठी लगती है। बात करेंगे 14वें क्वेश्चन की। दाड़िम का अर्थ है अनाज, अनार, नाशपाती, शकरकंद। तो मैं बता दूं, दाढ़ी का मतलब होता है अनार। क्या होता है? दाड़िम का मतलब अनार। दाड़िम का मतलब अनार। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो 15वें नंबर का है। दिया कि तरु का पर्यायवाची शब्द है। तो तरु का पर्यायवाची शब्द आप भी जानते हैं, वृक्ष। क्या होता है? वृक्ष। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द तरु होता है। और पर्ण भी पत्ता होता है। पर्ण और पत्ता एक दूसरे को हमेशा करिए। ये भी क्लास अच्छा लगा हो क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, और हम वही क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं जो क्लास में इम्पॉर्टेंट हो सके और जो आपके 20 अगस्त के लिए इम्पॉर्टेंट हो सके। तो अब इसी के साथ आपसे विदा लेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस अभी जो है मेरे पास, वो मैं उसको एडिट करके रखा हूँ आपके लिए कि जल्द से जल्द उस क्लास को मैं आपके समक्ष रखूँ, आपके सामने रखूँ, ताकि पेपर के लिए आप सारे क्वेश्चन जो है अपने पास इकट्ठा कर सकें। तो चलिए, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हो, और फिर मिलते अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।